A very, a very good afternoon to everyone. Welcome to the session. जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम एनालिसिस और स्ट्रेटजी। प्लीज डू वॉच टिल द एंड, बिकॉज इस पूरे सेशन में मैं आपको बहुत ऐसी सारी चीजें बताने वाला हूं। पिछले दो जो पेपर्स हुए हैं सीडीएस के लास्ट ईयर के 2023 के, सीडीएस 1 2023, सीडीएस 2 2023, उसका पूरा एनालिसिस लेकर आया हूं। मतलब आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो आई हैव सेग्रीगेटेड दोज क्वेश्चंस इनटू वेरियस कैटेगरीज, और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में वो क्वेश्चन फॉल करता है, कौन से प्रोबेबल एरिया है, मोस्ट प्रोबेबल एरियाज हैं जो आपको मतलब बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। मतलब वो कहते हैं कि कोट एंड कोट दैट वुड बी लाइक डेंजरस। और मैंने एक सेशन और लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर लास्ट ईयर हम कट ऑफ देखें तो अराउंड 101 गई थी। प्लीज डोंट टेक दैट एज कट ऑफ। I would say target 120 plus, at least 120 plus. If you really want to get selected, final selection लेना चाहते हैं, so target should be 120 plus, जिसमें कि GS का मतलब स्कोर मैं 70-50 इसको मान के चल रहा हूं। If you are preparing for say OTA, रिस्पेक्टिवली आप उसको मैथ्स भी उसमें ऐड कर लीजिए। तो 70 शुड बी इन इंग्लिश, 50 शुड बी इन जीएस, 70 प्लस 50 प्लस, सो दैट शुड बी द टारगेट। सो आरती, लावण्या, विवेक, सबका बहुत बहुत स्वागत। अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। पहले कुछ बेसिक से चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू, जिन्होंने मे भी हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और कहीं से भी आपने कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डू वॉच दिस सेशन, क्योंकि काफी क्लैरिटी होगी आपको कि अगले 50 दिन में, 55 दिन में क्या करना है, और हम टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पे क्या करने जा रहे हैं। 1 मार्च से हमारा जो सीडीएस का एक रिवीजन बैच शुरू होगा, विल गो टिल 15th ऑफ अप्रैल। 21 अप्रैल को एग्जाम है, तो 45 डेज में हम अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे इसको रिवीजन करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सीडीएस 1 2024 का क्या स्ट्रेटजी है एंड हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले मार्किंग स्कीम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, इट इज फॉर दोज जो कि शायद पहली बार पेपर दे रहे होंगे, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें कि वेरी गुड आफ्टरनून भूपेंद्र, 120 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन जो रहता है 0.833 मार्क्स का, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है, 1/3 स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है सारे यूपीएससी एग्जाम्स में। जनरल नॉलेज में, जीके में अगेन 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ठीक है, और इफ यू आर अपेयरिंग फॉर से आईएमए, आईएनए और एएफए, सो दैट इज 100 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं उसमें, और 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग 0.33, ठीक है। सो दैट इज द, सबसे पहले आपका 2-2 घंटे आपको मिलेंगे, बीच में 1-1 घंटे का गैप है। ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब 1 घंटे का गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, पेपर दे के निकले, ठीक है। सबसे पहले लोग जो है फ्रेश होते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट पहले आपको बैठना भी है, 10 मिनट निकलने में लग जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उन 1-1 घंटे में क्या करना है बीच में, वो भी मैं बताऊंगा आपको इवेंचुअली सेशंस में, ठीक है। तो ये है आपका, और जो ओटीए के लिए कर रहे हैं वो पहले 2 पेपर देंगे, जो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए जा रहे हैं, सो दे विल गो फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। ओके, अब ये पिछले कुछ सालों का एनालिसिस है, ठीक है, लाइक टॉपिक वाइज वेटेज फॉर जनरल स्टडीज, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं। सीडीएस 1 2023 22, ये बहुत सालों का एक एवरेज लिया गया है। पॉलिटी के क्वेश्चंस देखो, ये कोई फिक्स नहीं है यूपीएससी पर कि पॉलिटी के 20 ही क्वेश्चन पूछने हैं या 15 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, बट एक हम अगर इसका एवरेज देखें, सो दैट कम्स आउट टू बी 17 to 19। तो मैं इसका भी एवरेज अगर 18 क्वेश्चन मान लेता हूं, जीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, क्या उससे पढ़ूं, बिकॉज अब ओनली बेसिक्स नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। मैं अपना सजेशन बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको मस्ट पढ़ने चाहिए,
और जिनको पढ़ के आप इकोनॉमी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, विल गो अबाउट दैट ऑल्सो। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इकोनॉमी के सेशन जो मैं रिवीजन सेशन में लाने वाला हूं, उनको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी इकोनॉमी में, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो पॉलिटी का एवरेज क्वेश्चन है, इसको हम यहां पर लिख लेता हूं मैं 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन, तो डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 120। ओके, नाउ हिस्ट्री के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी हिस्ट्री में एंशिएंट भी है, मिडिएवल भी है, मॉडर्न भी है। ठीक है, अभी उसका सेग्रीगेशन नहीं किया है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हिस्ट्री के ओवरऑल क्वेश्चंस इज 18 to 20। अगेन मैं इसको 19 लिख लेता हूं, इसका भी एवरेज कर लेता हूं। ठीक है, 19 और 20। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंटली काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीच में कम भी हैं, तो ये वेरी करता है आपका। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को देखूं राउंड में, इसको भी 20 ही लिख लेता हूं। ठीक है, ओके। देन आपका इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स में अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस। ठीक है, 9 क्वेश्चंस, ये एवरेज है। ठीक है, पिछले 4-5 सालों का एवरेज हम ले रहे हैं। करंट अफेयर्स पे रिसेंटली काफी वेटेज बढ़ी है, सो अराउंड 22 क्वेश्चंस, और साइंस में 30 क्वेश्चंस। ये एक मोटा मोटा आइडिया है। अगर मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करूं तो बहुत स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली कभी 9, 11, 10 हो गए, बट एक एवरेज अगर आप क्वेश्चंस को लोगे तो फिजिक्स में लगभग 10 क्वेश्चन, बायो में 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हो गया आपके सबसे पहले पिछले 4-5 सालों का एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस माइट वेरी, ये हो सकता है पॉलिटी में 15 क्वेश्चन ही पूछे जाए, हिस्ट्री में हो सकता है 25 पूछ लें, कोई यूपीएससी पे बंदिश नहीं है। ठीक है, कल को आप, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये कहा, ये मैं पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, प्लीज डोंट, कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, डोंट गो बाय, मेनी पीपल सेड कि भाई करंट अफेयर्स को मत पढ़ो, करंट अफेयर्स को वो 6 महीने वाली कुंजी में पढ़ लो और उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ कि रोज पढ़ना या बहुत ज्यादा टाइम देना उसमें इज नॉट वर्थ वाइल, बट एक बार में आप पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो और उसको एसिमिलेट कर पाओ, बिकम्स वेरी टफ। ठीक है जी, सो द आइडिया हियर इज के 20 to 22 क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली 25-29 क्वेश्चंस तक भी पूछे गए हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें से जब आप कह रहे हैं कि अच्छा इसमें आप 29 क्वेश्चन कह रहे हैं, यहां तो 22 लिखा है मैक्सिमम, ठीक है 23 लिखा है, बट हाउ कैन यू से 29 क्वेश्चंस? द सिंपल रीजन इज, आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द रिवीजन सेशंस, कि बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वो भाई साहब पूछे जाते हैं करंट में जो हैं, मतलब एक क्वेश्चन आया हिस्ट्री का, प्रॉपर हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो, बट वो कहीं ना कहीं न्यूज में था। ठीक है, आपको साइकी समझनी पड़ेगी। आज के सेशन में मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। ठीक है, टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री सीरियस में आया ही नहीं, यस वो आया ही नहीं था। चलो, अब ये आपका है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश में अभी रिसेंटली इन्होंने कर दिया है, मैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आज का सेशन है जनरल स्टडीज को लेकर। ठीक है, जनरल स्टडीज को बहुत बारीकी से देखेंगे और सोर्सेज देखेंगे जहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहीं पर पढ़ना है या किसी XYZ, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से सोर्सेज हैं जहां से पूछ रहा है यूपीएससी। ओके, सो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम 20, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, रिपोर्टेड स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑर्डरिंग सेंटेंस, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके 10 क्वेश्चन हैं। अब इनमें से आप ऑब्वियसली फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है। इसमें आपको 70+ का टारगेट रखना है। ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि 70+ टारगेट का मतलब ये हो गया कि आपको 84-85 क्वेश्चन प्लस ठीक करने हैं 120 में से, नेट करेक्ट ठीक करने हैं, अटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अटेम्प्ट आप मान के चलिए कि 110 अटेम्प्ट। ठीक है, और फाइनल करेक्ट क्वेश्चन जो है 85+ होने चाहिए, दैट शुड बी द टारगेट। ओके, मैथ्स का दैट आई विल टेल यू। ओके, अब CDS 1 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ, 2 की, CDS 2 2023 की एक बार देख लेते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। यहां पर अगर आप देखेंगे OTA 100, ठीक है,
मैन एंड वुमेन के लिए ये 36, 28, 47। तो मैथ्स में आपको अराउंड 40 प्लस स्कोर करना ही है, ठीक है। और ये है आपके फाइनल मार्क्स। ये मैंने एक वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। ये जो आप लोग प्लीज इसको फाइनल मत मानिएगा, ये कट ऑफ है। कट ऑफ क्लियर करने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, फॉर 101% क्लियर नहीं होगा। अगर आप रेकमेंड हो गए और अगर आपको 258 मार्क्स मिले, ठीक है, सिर्फ एयरफोर्स में इस बार ऐसा हुआ था कि नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कम थे सीट से, तो सबका सिलेक्शन हो गया है, प्रोवाइडेड आपका मेडिकल क्लियर हो। बट ये मार्क्स से कट ऑफ नहीं, मतलब आप दूर दूर तक नहीं है मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो ये फाइनल नहीं है, आपको इससे काफी ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है जी। चलो ये है आपका 2022 का, ठीक है। यहां पर आप आइडिया देख लो, 120 मार्क्स, 98। तो अप्रोक्सीमेटली ओटीए में कट ऑफ है 100, 101। ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ चल रहा है, ये देखो 101, ठीक है। सीडीएस 1 2023 का, सीडीएस 1 2023 का ही ऑफिशियल कट ऑफ आया है, अभी तक बाकी नहीं आए हैं। ओके, सीडीएस 1 2020, सीडीएस 2 2023 का एनालिसिस अगर हम देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी जो हमने 18 लिखे थे तो 21 पूछे गए हैं, 18 19 हमने लिखा। हिस्ट्री में हमने लिखे थे 18 से 19 क्वेश्चन, कम पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमी में हमने 9 लिखे थे, 6 पूछे हैं। ज्योग्राफी में हमने 20-22 लिखे थे, ठीक है। साइंस में, अच्छा बेसिकली हमने ये इन्वायरमेंट को अलग कर लिया, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली, करंट अफेयर्स, ये टोटल हो गया। अब ये आर्ट एंड कल्चर को अलग क्यों लिखा, इन्वायरमेंट को अलग क्यों लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये है आपका आज के सेशन का मेन मुद्दा, उस पे आ रहा हूं मैं। देखो अब ना एक एक करके सीडीएस 1 2023 और सीडीएस 2 2023 का टॉपिक वाइज एनालिसिस देखते हैं। मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन थॉरोली ऑब्जर्व करके कौन कौन से एरियाज है जिनमें पूछा जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, 5th शेड्यूल, स्टैंडर्ड कुछ एरियाज हैं पॉलिटी के जो आपको मिस नहीं करने हैं। खैर पॉलिटी में बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटी में। रिसेंटली अगर आप देखोगे जजमेंट्स पे क्वेश्चन पूछने लगा है, लीगल मैगजीन्स पे क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड 3 साल पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कभी एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया, बट पिछले 2 साल से हर बार जजमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई लीगल मैगजीन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पेड बैचेस में डिस्कस किया था, आई विल डिस्कस इन द रिवीजन बैचेस आल्सो ब्रीफली, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि मतलब कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, ब्रीफली। मान लो देखो केशव नंदा भारती केस आप सबको पता है जिन्होंने भी तैयारी करी है, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट केशव नंदा भारती केस। मान लो एडीएम जबलपुर वाला केस है या मिनर्वा मिल केस है, ठीक है। तो उस केस में क्या जजमेंट थी, ठीक है। जो है आपका बम्बई केस है, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या जजमेंट दी गई वो आपका इंपॉर्टेंट है। सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। 5th शेड्यूल आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 12 शेड्यूल आपको पता होनी चाहिए, उसकी वो ट्रिक स्टैंडर्ड है, टीयर्स ऑफ जो है ओल्ड पीएम, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जोनल काउंसिल, तो ये आपकी जो इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल मेंबर्स कौन है, कितने जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ जोनल काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एडवोकेट जनरल, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे। एक मिनट मैं आ रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूज में है वो तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। आई वुड नॉट टेक इट एज अ पॉलिटी का क्वेश्चन, आई वुड से पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम वो क्वेश्चन, अब 6 शेड्यूल है लद्दाख में, 6 शेड्यूल चल रहा है काफी ज्यादा। आइडिया सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट इसको आखिरी तक देखना, समझना कि मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूं कि कौन सी चीजें चल रही हैं जिन पे क्वेश्चन पूछेगा, जिन पे देखो एग्जामिनर भी एक आम इंसान की तरह, आम इंसान ही है, और जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें हमारे देश में चल रही हैं उन्हीं से वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है
कि जो चीजें चल रही हैं हम उन्हीं से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दो नॉट एग्जैक्टली करंट अफेयर्स का मान लो 6 शेड्यूल है, प्योरली 6 शेड्यूल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यू कैन नॉट टेक इट एज अ कि ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन, आई वुड से पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर है, क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है बार बार कि हमें 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, हमें स्टेटहुड दिया जाए, ठीक है। सो दैट इज हाउ सॉलिसिटर जनरल आप देखोगे एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे जनरली रहता ही रहता है, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन पे पूछे, अटॉर्नी जनरल पे पूछे, सॉलिसिटर जनरल इज नॉट टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट हेयर आइडिया इज कि वो जो इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशन है उन पे क्वेश्चन पूछता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमिटीज, देखो पार्लियामेंट का टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही सबसे टफ टॉपिक अगर मैं पूरे पॉलिटी में देखूंगा तो दैट इज पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट इसमें से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ठीक है, ये मान के चलिए। फिर आपका इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, और गवर्नर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर या सीएम उतना ज्यादा नहीं पूछता अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखोगे। सिटीजनशिप एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 51 टीपीएसपी पे पूछा गया, स्पेशल सोशल जस्टिस बेंच, अब ये एक अलग क्वेश्चन था जो कि आई वुड से शायद ही कोई स्टूडेंट करके आया होगा, मतलब एग्जैक्टली इसका आंसर किसी को पता हो, तुक्के से सही हो गया तो अलग बात है, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया जाता है। सोशल जस्टिस बेंच किसने जो है ये डेफिनेशन इसकी दी, जजेस में से उसमें नाम था। डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इस पे जैसे पिछले 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था ईडी से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, किस डिपार्टमेंट के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से कौन कौन से हैं, उनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर पार्लियामेंट्री ग्रांट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट, पंचायत, इमरजेंसी, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो अगर मैं इसको कंसोलिडेट करूं तो आपका सबसे पहले आई वुड से सिटीजनशिप, फिर आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सारा कुछ ही आ गया वैसे तो, बट देन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, फिर आपका जिसमें इमरजेंसी आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, शेड्यूल्स आते हैं, ये तो मस्ट है, आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जैसे 102 कौन सी है, 103 कौन सी, 104 कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। इसके लिए देखो पॉलिटी के लिए मैं मानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट से अगर पूछा जाए ना, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की, सीएपीएफ की या और एग्जाम्स की, तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये आपको बोलेंगे कि पॉलिटी उनका सबसे कंफर्ट एरिया है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी रिलेटेबल है, हम कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकते हैं जो प्रेजेंट हम चल रहा है, और याद करना इजी है, मतलब अब द मोर यू प्रैक्टिस वो दिमाग में सेटल हो जाता है जल्दी। ओके, सो आई थिंक उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं ज्योग्राफी पे। अब देखो ज्योग्राफी में रिसेंटली क्या हुआ है, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा मूव ऑन हो चुके हैं। अब जैसे कि यहां पर आप देखेंगे लेक्स ऑफ इंडिया, 4 लेक्स दे दी, और मतलब लाइक ये कह दिया कि जो भी एक नाम है विकी है, उसने ये 4 लेक्स घूमी, तो बताओ वो कौन कौन सी 4 स्टेट्स घूमा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने के बजाय उन्होंने क्वेश्चन को एक कहानी के फॉर्म में पूछ लिया। द आइडिया हियर इज आंसर इज सेम, ठीक है। आप तो आपको सिंपली वो बताना है, सेंसस ट्रॉप, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैपिंग पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, देखो ये आपको अगले 55 दिन के लिए करना है कि हर रोज 15 मिनट अपनी मैपिंग को देने हैं। अब मैपिंग में करना क्या है, मैपिंग में आपको बेसिकली इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, कोई भी एक उठा लो, मतलब एक सीक्वेंस बना लो कि भाई आज मैंने इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देखना है, इंडिया का नॉर्थ वाला रीजन देखना है, साउथ वाला देखना है, फिजिकल देखना है, देन फिर मैंने यूरोप देखना है, यूरोप, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपने, क्योंकि अब मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आई एम सेइंग कि रिवीजन कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी यूरोप में आपको देखना है कि अच्छा जो है ओके व्हाइट सी कहां पर है, ठीक है, बाल्टिक सी कहां पर है, ब्लैक सी कहां पर है,
अच्छा, फिर आपको देखना है कि जी हाँ इंग्लिश चैनल कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। स्ट्रेट कौन कौन सी हैं, फिर कंट्रीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। अब क्या पूछेगा कि यूक्रेन में है आप, सपोज कीव में, आपको जो है फ्रांस पहुंचना है, तो बताइए कौन कौन से देश आएंगे। दिस इज हाउ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बुक में था और ऐसे क्वेश्चन आ गया। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर है। ठीक है, ऑब्वियसली अब वहां पर एक एक एग्जैक्ट आंसर आपको पता हो नहीं हो सकता ऐसा, मतलब हो सकता है बट कम चांसेस हैं। द आइडिया हेयर इज कि आपको माइंड में वो रिकॉल होना चाहिए मैप पेपर में। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि जी कौन सा कंट्री कहां है, फिर नहीं। फिर आपको अगर ये पता है ईस्टर्न यूरोप में कौन से कंट्रीज हैं, मैं सब यूरोप के एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी भी कॉन्टिनेंट की ले सकते हैं, वेस्टर्न यूरोप में कौन से कंट्रीज हैं, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर लो, तो ये आपको बार बार रोज के 15 मिनट उसको देने हैं। ठीक है, मैपिंग पे क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलिए लगभग लगभग तय है कि मैपिंग पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि गंगा नदी की, ये जो गंगा नदी के तट पर जो शहर बसे हुए हैं, तो आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो कौन कौन सा शहर दिखेगा। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, मतलब लाइक अदरवाइज ऑल्सो मान लो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अब इसमें कौन कौन से शहर हैं हमें पता है कि ये सबसे पश्चिम में कौन सा है, फिर ईस्ट में, उसके ईस्ट में, मतलब ऐसे जाएंगे तो कौन से शहर आएंगे। देन आपका 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड न्यूमेरिकल पूछा गया, बहुत सिंपल। ठीक है, जो कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टॉपिक पे पढ़ते हैं। फिर आपका यूनिवर्स सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन लगभग लगभग रहता है, जिसमें प्लैनेट हैं, 4 प्लैनेट, गैशियस प्लैनेट और 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सोलर सिस्टम के बारे में ये क्वेश्चन आपके रहते हैं। सॉइल्स पे क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलिए एक क्वेश्चन सॉइल और एक वेजिटेशन पे, ये भी क्वेश्चन लगभग लगभग तय है पूरे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सॉइल्स एंड वेजिटेशन और रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, रिवर्स की सिटीज, बैंक सिटीज, ये 3 टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में यू कैन नॉट मिस। ठीक है, अब सॉइल्स में आपको सारा पढ़ना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो कह लीजिए क्लासिफिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, जिसमें वो एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, ठीक है, एरिडोसॉल्स, वो सारे आते हैं, वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स, ये बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं पूछा गया, ये वंस इन अ वाइल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इंडस रिवर, ये देखो, ये फिर नदी पे आ गया क्वेश्चन। क्लाउड्स, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी में 3 टॉपिक आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में भी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद आपका टॉपिक आता है स्ट्रक्चर और आपका ये क्लाउड्स वाला टॉपिक। ठीक है, क्लाउड्स, फॉग, ये क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यू कैन नॉट मिस एट ऑल कि भाई सीरस क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, ये आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कॉपन, हाँ, कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल, कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आइडिया, ये मैं पिछले 2 पेपर्स का एनालिसिस कर रहा हूं। आइडिया यहां पर अब समझो कि जो एरियाज जो बिल्कुल मिस नहीं करने, अब देखो एक होता है एक बच्चा जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि he or she has prepared well of all the topics, understood the conceptual understanding. This is I am telling you the revision part. I am not saying कि 50 दिन में क्लियर करें, हाँ 50 दिन में क्लियर करते हैं, प्रोवाइडेड आपने बचपन से बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बेसिक्स को समझा है, फिर आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। अब आपको सिर्फ एक फाइननेस की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए ये एरियाज हैं, आपने उनको पढ़ लिया और आपने वो थ्रेशोल्ड क्लियर कर लिया। ठीक है, सो हमें थ्रेशोल्ड नहीं क्लियर करना है, हमें वो 120 प्लस का टारगेट है ओटीए में, रिस्पेक्टिवली आप उसमें ऐड कर लीजिए 160 या 170 प्लस का टारगेट इन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर आईएमए, आईएनए और एएफए। ठीक है, काइंडली शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विच स्टेट, रिवर लाइन, पोर्ट, वेजिटेशन। ठीक है, तो ये पोर्ट्स वाला क्वेश्चन, पोर्ट्स कौन से हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो जीके
ज्योग्राफी जीके है, हमारी इंडियन ज्योग्राफी जीके है, ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट मतलब दोबारा से इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल, वेजिटेशन, रिवर्स, मतलब दिस 3 टॉपिक शुड बी थॉरोली कवर्ड। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। ओके, अब देखो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जो मैंने अभी बताया आपको, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फॉग, सॉइल्स, क्लाउड्स, 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 क्लाउड्स का मतलब 2 बार अगर मैंने क्लाउड्स लिखा है मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही पेपर में, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हां, एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये भी है। कलर रेवोल्यूशंस, ठीक है, कलर रेवोल्यूशंस, ये देखो कलर रेवोल्यूशंस, सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेजिटेशन पे पूछा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, सॉयल, वेजिटेशन, रिवर्स, इस पे क्वेश्चन लगभग लगभग तय है कि एक क्वेश्चन सॉयल, एक वेजिटेशन और एक आपका रिवर सिस्टम से रहेगा ही रहेगा। मतलब अब रहेगा ही रहेगा, मतलब इसमें फिर वो आखिरी में नोट भी है कि क्वेश्चन पेपर बीइंग सेट बाय अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर की लकीर है, बट 95% चांसेस यही हैं कि ये क्वेश्चन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस हम कर रहे हैं। ओके, फिर आइसोलाइंस, आइसोलाइन मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन, आइसोहाइट। ठीक है, ये आपको जो है टर्म्स पता होनी चाहिए। फिर इसमें मैंने एक और टॉपिक लिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये तेलंगाना वाला वैसे इसमें आना चाहिए था, सॉरी, स्टुअर्ट बे, हॉक बे। तो एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रहता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके इससे जरूर रहते हैं। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप, प्लेट्यू एंड कॉन्टिनेंट, 4 प्लेट्यू दे दिए, 4 कॉन्टिनेंट्स दे दिए, मैच द फॉलोइंग, किम्बरले प्लेट्यू कहां है, युकातान, ये सारी चीजें जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगेन ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। प्लीज पेन और पेपर साथ में रखो, ठीक है, लिखते रहो नहीं तो भूल जाओगे। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये यहां पर एक रिमार्क्स का कॉलम था, मैंने हटा दिया सो दैट यू शुड लिसन टू मी एंड राइट इट डाउन। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड फॉर्म्स का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल, वेजिटेशन, रिवर्स। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, प्लीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन रेगुलर है, लगभग लगभग तय है। हम वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आप मान के चलिए कि आपका 60% 70% पेपर आपको मिल जाएगा इसी में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जो कि स्टूडेंट्स का बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है। कोई भी स्टूडेंट आप ले लो, वो यहां पर आते ही उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उसको लगता है अरे कहां फंस गई है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, मैं पहले सोर्स की बात करता हूं एंशिएंट और मेडिवल में। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस आई विल टेल यू द सोर्स, जो यूपीएससी का सोर्स है। देखो, यूपीएससी को का माइंडसेट फिर समझने की जरूरत है। एक स्टूडेंट आप हैं जो इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं, आप मान के चलिए कि आप उस कुछ भाग्यशाली स्टूडेंट्स में से हैं जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप इंटरनेट है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ दैट स्टूडेंट जिसके पास ये सारे रिसोर्सेस अभी तक भी नहीं है, या जिसके पास बहुत सारा मटेरियल नहीं है, जिसके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है। उसके पास एक ही चीज है जिसके पास है, वो एनसीईआरटी की बुक्स, सरकारी एनसीईआरटी बुक्स वहां तक पहुंचती हैं। आई हैव सर्व्ड इन फार फ्लंग एरियाज ऑफ दिस कंट्री एज एन असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, सो आई हैव सीन इन त्रिपुरा, इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां तक सड़क नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर एनसीईआरटी की बुक स्कूल में मैंने देखी हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी है। तो वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो आपके साथ कैसे कंपीट करेगा? दैट इज द आइडिया। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया कि उसको इसलिए आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पेपर एनसीईआरटी में से बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, तो ये जो एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको 12th क्लास की जो तीन बुक्स हैं,
थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो नई वाली एनसीईआरटीज हैं, उनकी जो पहली 2 बुक्स हैं, थीम 1 और थीम 2, ठीक है। थर्ड वाली जो थीम है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। बेसिकली पहली बुक है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, सेकंड बुक है लाइक मेडिवल हिस्ट्री से, थर्ड बुक है मॉडर्न हिस्ट्री से। अब ये बुक्स के मैंने चैप्टर वाइज क्लास में यूट्यूब पे डिस्कस किए रहे हुए हैं। यूट्यूब पे हमारे ही इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। अदरवाइज खुद पढ़ लेना। बट आप अगर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता है मैंने नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। आई थिंक एक बुक में 5 और एक दूसरे बुक में भी 5, 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना एंशिएंट और मेडिवल में, एंशिएंट और मेडिवल में हिस्ट्री के 6 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। 6 एस्पेक्ट सुन लो कौन कौन सी हिस्ट्री होती है। जनरली हमारे दिमाग में होता है कि हिस्ट्री का मतलब ये होता है ये राजा फिर ये राजा फिर ये राजा, ये नहीं होता है। मतलब ये भी है, ये सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, हाँ, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर क्या क्या है उस समय का, और सोर्सेस कहां कहां से हैं, ये आपकी हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। तो अब आपको यह समझना है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पूछता, रादर बहुत कम पूछता है, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद हो, ये राजा ये राजा ये राजा। बीच बीच में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है, बट यहां पर ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नोशन ऑफ किनशिप की थ्योरी किसने दी, नोशन ऑफ किनशिप मतलब भाईचारा, ये अब पूरे अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। अब मैं यहां पर टॉपिक समझाने लगूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। तो यहां पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये अगर आपको पढ़ना है ये तो मस्ट है पढ़ना, और यही एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। जो पहली मैं बुक बता रहा हूं उसमें एक चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, एक बुद्धिज्म जैनिज्म का है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद देखो टेम्पल, ब्रॉन्ज कल्चर, पेलियोलिथिक टूल्स, चोल, अच्छा दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अब ये आजकल आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हमारी सारी हिस्ट्री बस यही है कि दिल्ली सेंट्रिक है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि कौन सी 5 डायनेस्टीज रही, तो आप पूरा बता दोगे कि जी पहले स्लेव डायनेस्टी थी जी, फिर खिलजी डायनेस्टी थी जी, फिर तुगलक थी जी, फिर सैयद थी, फिर लोधी थी, पूरा, फिर उसमें राजा भी बता दोगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा अहोम डायनेस्टी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे पूछूंगा सेन डायनेस्टी, गॉड डायनेस्टी, आपसे पूछूंगा पल्लवास, आपसे पूछूंगा गंगास, आपसे पूछूंगा चालुक्यास, आपसे पूछूंगा विजयनगर, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कहां की डायनेस्टीज हैं। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा है वो कह रहा है भाई साहब हमें दिल्ली, भारत जो है वो दिल्ली नहीं है, भारत नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ इंडिया भी है, वेस्ट इंडिया भी है, सेंट्रल इंडिया भी है। इस डायनेस्टीज के बारे में क्या आपने पढ़ा? क्या आप इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखते हो? क्योंकि आपको सिर्फ दिल्ली में तो खैर सब बहुत ही बाद में जाकर मिलेगा एज एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, दिल्ली में सर्व करने का मौका, आपको बॉर्डर्स पे सर्व करना है, आपको अलग अलग इलाकों में सर्व करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द कल्चर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। दैट इज द आइडिया। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? यस और नो जो लिख देना जो मेरे साथ हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखो साउथ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, किस लैंग्वेज में है, ये जो डायनेस्टीज हैं इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहां के टेंपल्स पे, आर्किटेक्चर पे ये क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मेडिएवल हिस्ट्री। अब मेडिएवल हिस्ट्री में एक टॉपिक जो पिछले मैं 3-4 सालों से हर साल देख रहा हूं, मराठा एम्पायर, ठीक है। मराठा एम्पायर पे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, या मराठा एम्पायर पे आपका एक क्वेश्चन लगभग तय है, ठीक है, मान के चलिए। सो टर्म्स एसोसिएटेड विद डायनेस्टी लाइक राया गज शेखरी, सॉरी राया गज केसरी, विजयनगर एम्पायर। अब आपका जो एनसीईआरटी की बुक मैं बता रहा हूं उसमें एक पूरा चैप्टर विजयनगर एम्पायर पे है। विजयनगर एम्पायर में भाई मतलब माइटी एम्पायर, ठीक है, मतलब इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर जो रहा है इंडिया का, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में महानवमी डिब्बा, बहुत सारी टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर ये दस्तक
इशू किया जाता था, दस्तक क्या है, दादनी सिस्टम। अगेन द आइडिया हेयर इज नॉट टू आस्क यू अबाउट अ पर्टिकुलर राजा, ठीक है, राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर, रिलीजन, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर आप देखो मराठास, शिवाजी, ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, भक्ति सूफी, हाँ भक्ति सूफी मूवमेंट पे आपका क्वेश्चन लगभग भक्ति सूफी मूवमेंट, विजय मिडिवल हिस्ट्री में भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर एम्पायर और शिवाजी मराठा एम्पायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स जो आए हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेवलर्स ने हमें बताया कि हमारी हिस्ट्री क्या है, मतलब नॉट एग्जैक्टली उन्होंने बताया बट उनका पर्सपेक्टिव हमें पता लगा अलग अलग। फिर हम, अब ये एक पूरा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कि कहां से हमें पता लगता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो ये 4 टॉपिक नोट कर लो, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, आपका भक्ति सूफी मूवमेंट, मराठा एम्पायर और फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है। 4 टॉपिक मैंने लिखवाए आपको, ये आप आई होप सब लोग लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज एन इंडिकेशन कि कहां की तरफ जा रहा है। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन एक अहोम डायनेस्टी पे पूछा गया था। अब ये अहोम पे लचित बोरफुकन बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है, जो कमांडर थे जिन्होंने मुगलों को हराया था। 600 साल रहा है अहोम डायनेस्टी। सड़क पे चले जाइए, किसी से भी रैंडम पूछ लीजिए अहोम डायनेस्टी, नहीं बता पाएगा कोई। 100 में से 90 नहीं लोग बता पाएंगे कि कहां था। 600 साल रहा है, ठीक है। शेरशाह सूरी पूछोगे 5 साल रहा है दिल्ली पे, ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में सब बता देंगे, हाँ हाँ दिल्ली में था, ठीक है। दैट इज द आयरनी ऑफ आर यू कैन से हिस्ट्री बुक्स। चलिए अभी उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। मॉडर्न हिस्ट्री, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री पे टॉपिक सुन लो। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स क्या क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स देखो, फ्रीडम फाइटर एंड देयर बुक्स। ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आपको लगातार मिल रहा है। जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। एनडीए में अवार्ड, हाँ एनडीए में अवार्ड मिलता है, बिल्कुल ठीक कहा, लचित बोरफुकन के नाम से अवार्ड है। 1937 इलेक्शंस, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल, मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूं, फिर मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको मस्ट तैयार करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी, ठीक है। लोक सेवा संघ, फ्रीडम फाइटर, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फाउंडर्स, एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी फॉलोड, त्रवणकोर, किंग, पीजेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ऑथर, फ्रीडम फाइटर, वाइसरॉयज, ठीक है। अब टॉपिक नोट कर लो। टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स और उनकी बुक्स। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारी बहुत ज्यादा फोकस्ड है गांधी जी पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। आई एम नॉट सेइंग कि कंट्रीब्यूशन नहीं था गांधी जी का या जो कांग्रेस के लीडर्स थे, बट अगेन और भी जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था उस फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में पूछ रहा है कि इट इज नॉट कि सिर्फ बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उस फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया। तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि या आपने वो स्टैंडर्ड वही हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट, ठीक है। आपको सोच समझनी पड़ेगी कि सोच क्या रहा है, ठीक है, मतलब एग्जामिनर या वो चाहता क्या है आपसे, ठीक है। वो चाहता ये है कि डेफिनेटली आप गांधी जी के बारे में पढ़ें, डेफिनेटली आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ें, बट उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ें कि भाई साहब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो फ्रीडम फाइटर्स, उनकी बुक्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग, प्री कांग्रेस कौन सी थी, पोस्ट कांग्रेस कौन सी थी, उनके फाउंडर्स कौन से थे, उनके जनरल सेक्रेटरीज कौन से थे, ये आपके बहुत, उनके न्यूज़पेपर कौन से थे, ये इस पे आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है थर्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब उनमें से तो क्वेश्चन आप मान के चलो ये तीनों एनसीईआरटी में से अगर आपने पढ़ ली, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हिस्ट्री में, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि सर 50 दिन में कैसे क्लियर करें, और मैंने हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ा है, मतलब 10वीं में पढ़ा था उसके बाद नहीं पढ़ा, तो मैं मैं उस स्टूडेंट को ये राय दूंगा कि आप 12th क्लास की तीनों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 3-4 बार पढ़ लीजिए, दैट्स इट, बस और कुछ मत पढ़ के जाइए, तो भी आप हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू।
फॉर श्योर कर पाओगे, मतलब गारंटीड कर पाओगे। बिल्कुल आपको मैंने पिछले साल भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली एनसीईआरटी के इस चैप्टर में से इस पेज पे यहां से क्वेश्चन उठाया गया है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन वहां से उठाता है। ठीक है, मतलब ये विद सोर्स में आपको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, जो बच्चे पेड बैचेस में उनको पता है, और अदरवाइज भी ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, सो बुक्स एंड ऑथर्स पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी बुक्स थी, उनके न्यूज़पेपर्स थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिनके थ्रू उन्होंने अल्टीमेटली एक एज ए इंडिविजुअल मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं अपनी कोई बुक लिख सकता हूं, मैं न्यूज़पेपर ब्लॉग लिख सकता हूं आज के समय पर, है ना, मतलब टाइम टू टाइम। तो उस समय पर जो फ्रीडम फाइटर रहा होगा उसने कोई बुक लिखी होगी, कोई न्यूज़पेपर चलाया होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली होगी, ठीक है, जिससे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन जो हैं कि डच रेबिलियंस, पीजेंट और आपका दैट पीजेंट्स एंड ट्राइबल रेबिलियंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास जो वो स्पेक्ट्रम वाली हिस्ट्री की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, काफी अच्छी बुक है वो, तो उसके जो आखिरी वाले चैप्टर्स हैं, जो मिसलेनियस चैप्टर्स हैं, उनमें क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो वो इसमें से, अच्छा एक और टॉपिक विच आई फॉरगेट टू मेंशन, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, अगर मैं आपसे सिंपली अभी पूछूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 5 वुमेन फ्रीडम फाइटर के नाम बता दो, इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर, तो 5 के नाम लेने में भी आपको जोर लगेगा। 2-3 के आप इमीडिएटली बता दोगे, बट दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा तो आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। आगे चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी पे यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर, यस और नो? लेट मी ब्रिंग अ वाटर बॉटल, प्लीज डू लेट मी नो। यस, क्लियर, बात तो सही है, जोर लगा, फिर 4 याद आए। चलो ठीक है, क्लियर है। आगे चलता हूं, इकोनॉमी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है इकोनॉमी का, जो कि मतलब अगर आप 10 सीडीएस एस्पिरेंट से पूछोगे तो वो उनमें से 8 बोलेंगे कि हम तो इकोनॉमी पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, और एक चीज है कि मार्केट में इतने लोगों ने बार बार इसको रिपीट कर दिया ना, इकोनॉमी बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, पढ़ के मत जाओ, छोड़ दो, 10 ही क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, बट सवाल ये आता है ना कि 10 ही क्वेश्चन कम नहीं होते, 10 क्वेश्चन। ठीक है, इट कैन डिसाइड योर फेट। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग 7 और 8 क्वेश्चन करेक्ट, सो जस्ट थिंक ऑफ दैट, 5 नंबर हो गए। ठीक है, 5 नंबर में कहानी इन एंड आउट की हो सकती है। अच्छा, अब इन इकोनॉमी में आपको एमए इकोनॉमिक्स नहीं करनी है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। आप देखो, इन्फ्लेशन, इस बार भी इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, यहां पे भी इन्फ्लेशन का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन से क्या पढ़ना है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ठीक है जी, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, सिंपल। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, वैल्यू डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, इसके इंपैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पे, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आपने समझ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ट्रस्ट मी। आई वुड से कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर आप इन दोनों में से पढ़ना चाहते हो, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमी में, आई वुड सजेस्ट कि इकोनॉमी पढ़ के जाओ, ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आपका पिछले 2-3 साल से एक पर्टिकुलर टॉपिक बार बार पूछ रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
ठीक है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो मल्टी डिमेंशनल जो पॉवर्टी है, आपको यह समझना है कि अगेन सरकार का फोकस है कि 27% थे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में लोग, अब लगभग 10-11% रह गए हैं। जो भी मतलब डाटा है ये आपको पढ़ना है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको यहां पर आके पढ़ना है। बिल्कुल अभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैं क्लास में कराऊंगा। वैसे मैंने एक इकोनॉमी का सेशन लिया था, 3 घंटे का सेशन लिया था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट उस 3 घंटे के लेक्चर को, यूट्यूब पे है, लास्ट सीडीए से पहले लिया था, अगर वो भी कोई पढ़ के चला जाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इकोनॉमी के 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन उसमें से कर लोगे, उसमें से भी। ओके, मनी सप्लाई, नैरो मनी, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप सोचो, एज अ कॉमन सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, कितनी अलग अलग हैं, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट की जा, मतलब पॉवर्टी इन द सेंस कि आप कहते हैं कि ये गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें एक एज अ कॉमन सिटीजन भी पता होनी चाहिए, इसमें कुछ खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, करेंसी इन हैंड, मार्केट सप्लाई डिमांड, पॉवर्टी फैक्टर्स, ये कुछ स्टैंडर्ड, जीएसटी, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से नहीं पूछा गया है बट पहले पूछा जाता था, डिमांड एंड सप्लाई वाले फैक्टर्स, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई में लाइक इलास्टिक डिमांड क्या है, इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन उसमें है आपका इकोनॉमी में कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर है, ये जो है टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके सिंपल टॉपिक्स हैं, ये इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब दोनों पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी मैं सबसे पहले आपको सोर्स बता देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सबसे पहले सोर्स है आपका 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई 11th 12th साइंस नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिंपल 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, 30 में से 25 क्वेश्चन उसके करेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब करेक्ट होंगे तो खैर वो कितने अच्छे से पढ़ी है वो है, बट आपको 30 में से 25-26 क्वेश्चन उस 2 एनसीईआरटी में से मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एनसीईआरटी है 9th और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी, वो है गागर में सागर, ठीक है। वो आपको समझनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें थोड़ा ब्रीफली। अब मैं फिजिक्स के टॉपिक्स पे आता हूं, जो फिजिक्स में भी फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स के टॉपिक कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपका पूछता ही पूछता है, साउंड, ठीक है जी। साउंड पे आप मान के चलो एक क्वेश्चन दोनों बार में पूछा गया, उससे पहले भी आप देखोगे साउंड से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और जो एनसीईआरटी में चैप्टर है साउंड का उसी से पूछेगा, ठीक है। अगर आपने उसको पढ़ा है आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है साइंस का, ठीक है। अगेन आइडिया इज नॉट मेक यू डॉक्टर, इंजीनियर, आइडिया इज कि आपको बेसिक साइंस की नॉलेज है या नहीं, ठीक है। गागर में सागर सही, अच्छा हाँ ठीक है। माइक्रोफोन स्पीकर, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने सागर में गागर बोला था क्या, अच्छा सही में, अच्छा बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पावर ऑफ लेंस, अच्छा अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भाई वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन उसका ग्राफ दे देगा या पूछ लेगा कि कैसे होगा, ठीक है। लेंस, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ, ये सिंपली P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टर्स इन पैरेलल दिया हुआ है, तो वो नहीं होता फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 गोज लाइक दैट, ठीक है। तो वो आपको निकालना है, नेट रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल, ठीक है। आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस, हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम, साउंड लाइट पे फिर क्वेश्चन है,
ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस। तो अगेन आइडिया इज 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के फिजिक्स के चैप्टर में से, इसमें से भी अगर आप देखेंगे साउंड पे, ठीक है, एनर्जी, ये आपका जो मिरर्स वाला टॉपिक है, लेंस और मिरर्स वाला, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। इसमें से लगभग आपके 9 से 10 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में से, ये आपका आइडिया है। यहां पर आप देख लो वेलोसिटी, फिर वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, मिरर लेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दोनों बार में पूछा गया है। साउंड, पेंडुलम, साउंड, ये देखो साउंड, साउंड का मतलब 2 बार पूछा गया साउंड, 2 क्वेश्चन है साउंड के, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, 1 मीडियम टू, हाँ लाइट, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, बहुत ही स्टैंडर्ड। प्रिज्म वाला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट कौन सी ज्यादा डिफ्लेक्ट करती है, कौन सी कम करती है, क्यों करती है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है जी। देन आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी। अब आप कहेंगे कि अच्छा फिर एनसीईआरटी में सारा कुछ है तो फिर इतना सारा कहते हैं ना कोचिंग तंत्र है और इतनी सारी चीजें मैं भी क्यों बता रहा हूं, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं सोर्स क्या है, बट आपको उसको समझना है, उसको इंटरनलाइज करना है, ठीक है। इसको हम सेशंस में 50 दिन का जो हमने प्लानिंग किया है, 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक 45 दिन में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसका मैं पहले से आपको शेड्यूल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट, रिडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा टाइप, फायर एक्सटिंग्विशर, नाइट्रिक एसिड, एसिड्स पे क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है, पीएच, एनोडाइजिंग नैफ्थलीन बर्न, ठीक है। ये सारी चीजें अगेन आपकी, ये सारे टॉपिक्स 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। कंपाउंड मिक्सचर वाला क्वेश्चन, वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके। स्लेग्ड और क्विक लाइम वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो वो मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जी, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका। बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है उसमें। डायमंड, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला क्वेश्चन, डायमंड, ग्रेफाइट, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपका है। कंपाउंड, कोलाइडल सॉल्यूशन, एसिड्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हैं और उन्हीं में से पूछता है। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन है। हार्मोन्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्रैम्प्स इन मसल, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो आप कहते हैं दौड़ते हुए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। प्लांट टिश्यू, जाइलम क्या है, फैलम क्या है, ठीक है। जाइलम जो है पानी को ऊपर लेके जाता है, यूनिडायरेक्शनल है। फैलम क्या करता है, ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अगेन एनसीईआरटी में है, ठीक है। ओके, आरबीसीज, बाइल जूस, ब्लड प्रेशर, अगेन स्टमक में कौन सा रिलीज हो रहा है, ठीक है जी। लिवर क्या रिलीज कर रहा है, पेनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है, खाना कहां, ये अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा दिया हुआ एनसीईआरटी में। रिफ्लेक्स आर्क, अगेन न्यूरॉन वाला जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। थायराइड ग्लैंड, ये सारे मैं एनसीईआरटी के चैप्टर बता रहा हूं, जिन्होंने भी पढ़े हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो आइडिया लगा लें कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आरएनए, डीएनए, इंटरकैलोरी, मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेम में 3 टाइप्स आती हैं इंटरकैलोरी, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है, प्लीज लिख दो ताकि रिकॉल हो जाए बाकियों को भी। जाइलम, फैलम मैंने आपको पहले बताया। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, अगेन वही जाइलम, फैलम, डीएनए, पार्ट्स ऑफ द सेल, फंडामेंटल, इसमें आपका केजी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, लाइजोसोम्स क्या करते हैं, ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें क्या क्या करते हैं। एपिकल, इंटरकैलोरी और लेटरल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो एपिकल वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है, लेटरल ये वाली ग्रोथ, विड्थ वाली ग्रोथ, ठीक है, और इंटरकैलोरी नोड्स के बीच में ग्रोथ। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, बट ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर हैं बायो, इसके 30 में से अगर आपने 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, इंटरनलाइज की है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनलाइज करना, समझना, ठीक है, नॉट जस्ट के रीडिंग की है। 25 क्वेश्चन 30 में से कंफर्म होंगे आपके। 25 में थोड़ा अपनी तरफ से मार्जिन लेके चल रहा हूं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन देख लो कि कहां कहां से पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, चीता नामीबिया, चीता वाला क्वेश्चन नामीबिया वाला यहां पर भी पूछा गया है, ठीक है। इफ हाँ, चीता फ्रॉम विच कंट्री, चीता फ्रॉम नामीबिया, चीता फ्रॉम विच कंट्री, देख लो रिपीट कर रहा है। देन वेन्यू ऑफ 2023 कॉन्फ्रेंस, नोबेल प्राइज, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स। बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक करंट अफेयर्स के भी, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में नहीं है। रेस कैंपेन, ब्लू ग्रोथ, नेशनल प्लान एक्शन क्लाइमेट चेंज, ऑपरेशन सद्भावना, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल, इंटरनेशनल योगा डे, थीम्स, जम्मू कश्मीर लॉन्गेस्ट रोड टनल, पद्मा अवार्डीज। अच्छा, पद्मा अवार्डीज में जनरली क्या होता है कि हम भारत रत्न पढ़ लेते हैं, हम पद्म विभूषण पढ़ लेते हैं क्योंकि कम होते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं वहां पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि पद्मश्री दे रहे हैं 100 लोगों को, पद्म भूषण भी 50+ लोगों को मिल रहा है मान लो फॉर एग्जांपल, तो हम इतना नहीं पढ़ पाते। ट्राई टू रीड एटलीस्ट वंस कि किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। चीता फ्रॉम विच लैंग्वेज, मैंने ये लिख दिया, चीता फ्रॉम विच लैंग्वेज, कहां लिखा है मैंने, नहीं विच कंट्री लिखा है, अच्छा ठीक है, हाँ वैसे नहीं, चीता फ्रॉम विच लैंग्वेज तो नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की है, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, अगर आपने ना वो 6 महीने वाले करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो कुंजी पढ़ी है, जो लोग कहते हैं कि जी कुंजी पढ़ लो, फिर दिक्कत है। अदरवाइज अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। मेरे को तो वो अर्दोगन साक्षात सामने आ जाता है, ठीक है, और तुर्की की सरकार भारत के खिलाफ जो जहर उगलती है वो याद आ जाता है, ठीक है। तो यू शुड नॉट बी रिमेंबरिंग दिस थिंग्स, ठीक है जी। नहीं, चीता फ्रॉम विच लैंग्वेज नहीं था, चीता फ्रॉम विच कंट्री, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये CDS 2023 के क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा बुकर प्राइज है, उसके अलावा आपका लोकसभा राज्यसभा का इनॉग्रेशन हुआ, इनॉग्रेशन में जो है कौन कौन सी चीजें थी, जैसे पीकॉक था, ठीक है, वो किस चीज का सिंबल था, ये सारी चीजें पूछी गई थी, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, पद्मा अवार्डीज, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। अब इसमें मैंने कुछ और कैटेगरीज डिफाइन की हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया अभी तक। अब मैं थोड़ा सा मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन है ना उन पे डिस्कस करूंगा। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ना यूनाइटेड नेशंस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूनाइटेड नेशंस और उनकी जितनी भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो पूछेगा ही पूछेगा, यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके एसोसिएटेड एसोसिएशंस है, ठीक है, एसोसिएटेड मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पूछता है आपका। इसमें आपको पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। अब जैसे लास्ट CDS 1 में वासनार एग्रीमेंट भी पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के बारे में पूछा गया। तो ये करंट अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसेंटली इंडिया ने बजट कम कर दिया, सॉरी, ठीक है, इंडिया ने बजट जो है कम कर दिया है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है यहां पर बनता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहां पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं यूनाइटेड नेशंस पर, ठीक है। अच्छा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान कर लो। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नीति आयोग पे क्वेश्चन, पिछले 4 पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे तो नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जांपल दे लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है, और यहां पर पूछा है नीति आयोग का जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के लिए है। तो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स, नीति आयोग की कॉम्पोजिशन, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, नीति आयोग के जो अलग अलग इंडेसेस निकालता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंडेसेस वेरियस स्टेट्स के, उसके उनके फैक्टर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसका आइडिया भी समझो, उसका आइडिया क्या है, जैसे नीति आयोग बनाया क्यों गया प्लानिंग कमीशन को खत्म करने के बाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जगह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिसेस लॉन्च करता है ताकि सबकी रैंकिंग आ सके, सब कहां कहां पर स्टैंड है, कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। द आइडिया है दिस।
ओके, नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एसडीज। तो इनमें ना नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपको ध्यान में रखना है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है विकासपीडिया, ठीक है, विकासपीडिया.com। तो ये इसमें आपको सारा का सारा डाटा बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा, उसको आप रेफर कर सकते हैं। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट हियर इज गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पे है, ठीक है। इसमें से सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये ऑफिशियल चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैं, बेशक वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये रैंडमली जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अलग अलग रैंकिंग देते रहते हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि पूछ ही नहीं सकता, बट जनरली नहीं पूछता है। तो गवर्नमेंट के जितने भी आ रहे हैं, मतलब डाटाज आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे यहां पर आप देखोगे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये हैं आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले क्वेश्चन, जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, जो तुर्की का प्रेसिडेंट, यस। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये किसी ने नहीं, मतलब बहुत किसी ने कभी पढ़ा होगा या डिस्कस किया होगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पता है, बट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था दैट बिकम्स टफ। बट अगर आपने एक बार भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पढ़ा है, या जैसे मैंने आपको बोला विकासपीडिया जो है उसको पढ़ा है, तो दैट वुड बी फाइन। देन आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे, मतलब कंफर्म रहेंगे। मतलब ये तो सीडीएस और सीएबीएफ के पेपर में मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन ना पूछे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब द वेरी आइडिया इज कि डिफेंस एग्जाम ले रहे हो तो डिफेंस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हुई हैं इंडिया की पिछले साल में, इस पे आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अमित त्यागी कह रहे हैं कि सीएपीएफ का लाना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो हम रिवीजन सेशन करेंगे ना अभी सीडीएस के लिए, वो डेफिनेटली सीएपीएफ के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप उसको भी जरूर देखिए, दैट विल हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो। ओके, स्पोर्ट्स। देन अब देखो स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पे आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स पे सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि शेवरॉन जो नाम है वो किस कंट्री ने दिया, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम किस टीम ने सबसे ज्यादा बार जीता है, और कार्तिक मरियप्पन हैट्रिक लीग किस कंट्री से हैं, प्योरली एक्सप्रेस, ठीक है। पीटी उषा जी। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड जीके का क्वेश्चन है। हमारी जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनको क्या नाम दिया गया। अब ये इसके लिए आप ल्यूसेंट रेफर कर सकते हैं, ल्यूसेंट या कोई भी आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स जीके ऑफ इंडिया, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, पहली महिला ओलंपिक मेडल जीतने वाली, पहले अभिनव बिंद्रा पे क्वेश्चन है यहां पर, आप देखो। अब अभिनव बिंद्रा ने कोई अभी थोड़ी ना मेडल जीता है, बहुत साल पहले जीता है जी, ठीक है। पर क्वेश्चन आप पूछा जाके, अब आप कहोगे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही नहीं है। अब उन्होंने पूछा कि अभिनव बिंद्रा ने किस कैटेगरी में जीता था, जो मेडल जीता था, ठीक है। शूटिंग वाला जो मेडल जीता था किस में था, 10 मीटर एयर पिस्टल था, या इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दी। ओके, सो ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट एंड देयर विनर्स, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था स्पोर्ट्स से। ये इसमें जितने भी जो ये कंपटीशन है, ऑल इंडिया इंग्लैंड नहीं है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो या तो रनर अप रहे हैं या जिन्होंने जीता है, ठीक है, उनका डिटेल पूछ लिया। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स जीके हो गई आपकी। अभिषेक, जय हिंद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मिसलेनियस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। भाई साहब बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, तो ये टॉपिक लिख लो, ठीक है। ऑथर ऑफ अ नॉवल ऑफ अ सिटी। अब देखो ऑथर्स ये थोड़ा सा टफ है, आई वुड से इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं,
कहां तक याद रखोगे? हाँ, एक ये कर सकते हो कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पर अगेन स्टैंडर्ड बुक्स किसको आप स्टैंडर्ड कहोगे, किसको नॉन स्टैंडर्ड कहोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन। तो करंट अफेयर्स में जो न्यूज में है वो पढ़ लेना बस, उसके ज्यादा ज्यादा मत्था मत मारना, क्योंकि एक क्वेश्चन के चलते आप जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना वो है नहीं उसका रिटर्न। ओके, सुटेबल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन पाई चार्ट। अब ये एक स्टैंडर्ड अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया कि जी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है देखा जाए तो टेक्निकली, तो ये रैंडम क्वेश्चन वाले होते हैं, बीच बीच में जो रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना कि हाय मैं ये कहां से प्रिपेयर करूंगा। जस्ट अब ये पता होगा या तो आपको अपनी कॉमन नॉलेज से, या नहीं पता होगा, अब इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आफ्टर इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, आईटी रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये हो गया, नॉन अलाइड मूवमेंट हो गया, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ईयर्स, ये इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, उनके ईयर्स कौन से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगेन नॉट, यू कैन नॉट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज सच, ये इसीलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर्स को आप थोड़ा रेगुलर पढ़ो। ठीक है, रेगुलर बेशक वो डेली पढ़ो, वीकली पढ़ो, ठीक है, मंथली तो डेफिनेटली पढ़ो, बट नॉट कि वो 6 महीने वाला कुंजी पढ़ो। ठीक है, वो फिर उससे ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली क्या होता है, फेस्टिवल जो हम इंडिया के तो पढ़ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे अलग फोकस है। द सिंपल आइडिया एयर इज कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर आप किसी आम व्यक्ति से पूछेंगे, कैपिटल भी पूछेंगे, तो थोड़ा टाइम लेगा। नागालैंड की कैपिटल, अच्छा कोहिमा है, मणिपुर की जो है, ठीक है, इस तरीके, इम्फाल है, मिजोरम की आइजवाल है, तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स फॉर यू टू रिकॉल। बट वेयर एज वी विल से आस्क यू कि गुजरात की, यू विल इमीडिएटली गिव एन आंसर, महाराष्ट्र की यू विल इमीडिएटली गिव एन आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश की यू विल इमीडिएटली गिव एन आंसर, बट दैट इज नॉट विद द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द आइडिया हियर इज कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फोकस आपका उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे। इसमें भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में आखिरी में, साइंसी बुक में आखिरी में एक एक चैप्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, उसको पढ़ लेना, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ा है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स पे रहते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है जी, उसके बाद आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट मिशन इंद्रधनुष। इसके लिए रेफर विकासपीडिया, गवर्नमेंट का सोर्स है, कंसाइज में इसको पढ़ो, या फिर इसको क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनका कंपाइलेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। थोड़ा सा सेशन जो है बड़ा रहा, बट आई होप ये सेशन वर्थ रहा होगा जिन्होंने भी इसको आखिरी तक सुना है। थैंक यू फॉर देयर अटेंशन। द आइडिया हियर इज, ठीक है, आपको ये बताना कि सोच कहां है, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। अब 1 मार्च को मैं एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम 45 डेज में टिल 15th ऑफ अप्रैल, 21 अप्रैल को आपका पेपर है, आखिरी के 4-5 दिन आपकी खुद की पढ़ाई के लिए, टाइम के लिए। तो इन 45 डेज में व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, हाउ विल रिवाइज द सेशंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न्स। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सिर्फ जो मेरे रिवीजन सेशन होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड नहीं होंगे, वो एक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड होंगे, बट वो क्रैश कोर्स की तरह होंगे, जिसमें हम लाइक ज्योग्राफी को विल ट्राई टू कवर इन से 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर लेंगे, जिसमें कि आई विल से कि 20 में से यू कैन एक्सपेक्ट 16 क्वेश्चंस। 80% पेपर जो है, अगर आप इन सेशंस को देख लेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट 80% ऑफ द पेपर।
ठीक है, दैट इज द आइडिया एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा और सेशंस की हम कौन से सेशंस, मतलब मैं पूरा प्लान बताऊंगा आपको, टाइमिंग भी बताऊंगा और कब कब होगा सेशन। अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, नोट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट आई विल टेल यू कि पूरा शेड्यूल मैं पहले से दे दूंगा आपको कि इस दिन हम ये सेशन होगा, इस दिन ये सेशन होगा, सो आई विल मेक द होल प्लान ऑफ इट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू लावण्या एंड थैंक यू विवेक। विल मीट ऑन 1st of March, ठीक है। विल गिव यू द प्लान अहेड हाउ एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर प्रिपरेशन ऑल्सो। अकॉर्डिंगली आप अपनी रिवीजन को भी उसी तरीके से प्लान कर लें, ठीक है। सो बट आई विल मेक श्योर कि इन 120 क्वेश्चन है 45 दिन में हमारे, हम 90 to 95 क्वेश्चंस कवर कर लें, ठीक है। इतना मटेरियल तैयार कर लें कि उनमें से आपके 90 to 95 क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 1 मार्च को और ऑब्वियसली वीकली करंट अफेयर्स आपका फ्राइडे को चलता रहेगा। थैंक यू।